अगर आप उनमें से हैं जो FSW ड्रॉस के बारे में बहुत परेशान है क्योंकि आपका स्कोर 410, 415, 420 के आसपास है, देन इट मे बी पॉसिबल दैट इस समय आप स्टडी वीज़ा के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि चलिए कनाडा में स्टडी वीज़ा से एंट्री लेते हैं एंड देन विल अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। देन इन दिस वीडियो आई ट्राई टू कवर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच एवरी एप्लीकेंट शुड कीप इन माइंड एंड ट्रस्ट मी, आपको शायद कुछ पॉइंट्स के बारे में पता हो बट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड होपफुली इस वीडियो के जरिए मैं कुछ वैल्यू एडिशन आप में कर पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले द foremost important thing which I want to tell you is that you should choose your representative carefully। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप इस समय कनाडा से बाहर हो, इंडिया में हो। एक इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे बहुत सी कंसल्टेंसीज हैं। ट्रस्ट मी, वो कंसल्टेंसीज जो हैं दे आर एजुकेशनल कंसल्टेंट्स, they cannot represent you in front of IRCC. For representing you in front of IRCC, the person must be registered inside Canada and IRCC के पास सारे consultants का रिकॉर्ड होता है। We have our own portal given to us by IRCC। तो supposedly कोई भी कंसल्टेंट इंडिया के किसी भी पार्ट में बैठे हैं एंड दे टेल यू कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर वो जिस भी स्टेट में है वो वहाँ पे उस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, then they cannot represent you, they cannot submit your application to IRCC। what they generally do is वो आपके behalf पे खुद applicant बन के ही application submit करते हैं। so the first and foremost important thing is choose your consultant wisely and only choose someone who is licensed। if someone is not licensed, they cannot submit your application to IRCC and they are misrepresenting you। so that's the number one thing। The second important thing which you should keep in mind if you're planning to study in Canada is your IELTS score, IELTS score। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। द रीज़न बीइंग कि देखिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपके कॉलेज में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हो वो 6 लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में अगर मिनिमम 6 है देन द कॉलेज विल गिव यू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। पर दिक्कत वहाँ आती है जब आप एक मिनिमम लैंग्वेज स्कोर लेके अप्लाई करते हैं, बिकॉज देन द वीजा ऑफिसर हु इज असेसिंग योर फाइल ही नोज दैट दिस पर्सन इज नॉट सीरियस फॉर हिज स्टडीज। एंड इसमें स्पेशली वो केसेस कि अगर आपका स्कोर 400 के आसपास है तो हो सकता है कि आपकी एज 30 से ऊपर हो, 30 साल से आपकी उम्र ऊपर हो एंड आपके पास 5, 6 साल, 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप खुद बताइए जिस एप्लीकेंट के पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो अपने देश में सपोजिटली एज एन एग्जांपल इंडिया में है, काम कर रहा है एंड ही इज़ वेरी मच वेल सेटल्ड, उनका कनाडा आने का रीज़न कितना स्ट्रॉन्ग है। वो रीज़न कितना स्ट्रॉन्ग है वो इसी चीज़ से पता चलता है कि आपके आइल्स में मार्क्स कितने हैं, आपका आइल्स में बैंड क्या है। इस चीज़ से पता चलता है कि अगर आप एक मिनिमम बैंड लेके आ रहे हैं देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ श्योरली अ प्रॉब्लम एंड दैट इज़ वाई we see a lot of refusals in people who are applying after a lot of gap between their last studies and the intended studies inside Canada। तो IELTS स्कोर का प्लीज ध्यान रखिएगा। Now the third thing which you should always keep in mind is course selection। course selection बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे एक जनरल एक वाक्य शेयर करता हूँ कि एक एप्लीकेंट थे, उनका रिफ्यूज़ल था कनाडा में स्टडी वीज़ा का। द रीज़न बिंग, द ओनली रीज़न बिंग, उन्होंने जहाँ से भी अपनी फ़ाइल लगवाई इंडिया में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंसल्टेंट का, उन्होंने जहाँ से भी अपनी फ़ाइल लगवाई कंसल्टेंट से, उन एप्लीकेंट का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो स्टडीज़ है, ही हैज़ डन हिज BCA, उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक IT प्रोग्रामर थे जो वहाँ पे इंडिया में काम कर रहे थे। अच्छा एक्सपीरियंस है, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनका IELTS में भी स्कोर अच्छा था। पर जिस कंसल्टेंट से उन्होंने फ़ाइल लगाई, पता नहीं क्यों, किस रीज़न की वजह से उन्होंने जो उनकी फ़ाइल लगाई वो लगाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जो IT के बंदे हैं जो 5-6 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पता नहीं क्यों हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चूज़ कर देता है। एंड चलिए ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज़ किया तो किया, जो उसमें एक्सप्लेनेशन दी दैट वाज कम्प्लीटली वेवर्ड, उसका कोई लिंक नहीं है उनकी स्टडीज से, उनके पुराने एक्सपीरियंस से, उनकी पुरानी जो पढ़ाई करी है उससे। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द कोर्स विच यू चूज। अब मैं अगर फोर्थ चीज़ की बात करूँ जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, दैट इज योर फ्यूचर प्लानिंग, दैट इज
हाउ विल यू रीच टू योर PR। देखिए, अगर आपका स्कोर 400 है, आप 400 स्कोर के बीच में हैं, 400 से 420 के बीच में हैं, तो आपका जो मेन इंटेंट है, हम समझते हैं कि आप PR के लिए कनाडा आ रहे हैं, तो आपको वो प्रोविंस चूज़ करना है जिसमें आपकी PR ऑप्शंस बनती हैं। आपको कुछ ऐसा प्रोविंस चूज़ नहीं करना है कि ठीक है वहाँ पे हम चले गए बट वहाँ पे हमारा PNP बन नहीं रहा है, हमारे बहुत दिक्कत आ रही है। इसके लिए मैं एक ओंटारियो का एग्जाम्पल हूँ, बहुत आसान सा एग्जाम्पल हूँ। जो भी एप्लीकेंट ओंटारियो से पढ़ाई करते हैं एलिजिबल इंस्टीट्यूट से, दे आर एलिजिबल फॉर देयर OINP। इसमें प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक लीगल एडवाइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कोर्सेज ओंटारियो में ऐसे भी हैं जिसमें आप PNP के एलिजिबल नहीं होते हैं। तो सपोजिटली अगर आप ओंटारियो चूज़ कर रहे हैं, आप ओंटारियो से पढ़ाई चूज़ कर रहे हैं एंड आप साल या 2 साल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो एलिजिबल है OINP के लिए, देन अगर आपके पास जॉब भी है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर योर PR। सो आपको ये चीज़ प्लान करनी है। मैं सिर्फ आपको एक ओंटारियो का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे BC PNP भी है, एल्बर्टा PNP भी है, सस्कैचुअन PNP भी है। व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, चूज अकॉर्डिंगली। जो 5वीं चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू नो बहुत से एप्लीकेंट्स इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, वो किसी बहुत ही रिमोट जगह में जाके एडमिशन लेते हैं। जो 5वीं चीज़ है जो शायद आपको बहुत हेल्प भी करेगी अपना खर्चा पूरा करने के लिए, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट टाइम जॉब। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, आप जब यहाँ आएंगे आपको समझ में शायद तब आए, बट अगर आप कोई ऐसी लोकेशन चूज़ कर रहे हैं जो बहुत ही रिमोट है, वहाँ पे ज़्यादा बिजनेसेस नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है पार्ट टाइम जॉब के, देन ट्रस्ट मी ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है। आपके पास जैसे आपके पास फंड्स आए, घर वाले पैसे नहीं भेज रहे हैं, बट अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो आपका जो हर रोज़ का खर्चा है ना उसको निकालने में भी कभी कभी बहुत दिक्कत आती है। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स ये शायद जो एस्पेक्ट है बहुत लास्ट एस्पेक्ट है, बच्चे शायद इस बारे में सोच भी नहीं पाते हैं कि यार एक ये ऑप्शन भी हो सकता है कि हमें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़े और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब है या नहीं है। तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा अप्लाई करने से पहले कि आप जिस भी प्रोविंस में जा रहे हैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी क्या है, एंड अगर पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी है देन येस गो अहेड एंड चूज दैट प्रोविंस, इट विल रियली हेल्प यू। आपके पूरे 2 साल बड़े आराम से निकलेंगे। द लास्ट थिंग, द 6th थिंग which you all should keep in mind is your future job prospects। कि आपके future job prospects उस प्रोविंस में है या नहीं है, या फिर बाद में आपको अपनी जॉब के लिए किसी दूसरे प्रोविंस में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जाके पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ का जो कोर्स है वो सस्ता है, ठीक है कोर्स सस्ता है मान लिया, वहाँ पे जो मेरा कॉलेज है वो भी ऐसी लोकेशन में जहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है PNP के लिए भी मैं जल्दी एलिजिबल हो जाऊँगा। पर आप क्या श्योर हैं कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जाके आप जिस चीज़ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी? बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप कनाडा आ रहे हैं, आप PR के लिए आ रहे हैं, आई एग्री, बट देन PR मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई तो जॉब आपको लेनी ही पड़ेगी। एंड फिर उस जॉब का भी क्या फ़ायदा जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो। आई नो आप जो भी यहाँ पे सारे आ रहे हैं दे आर कमिंग हियर फॉर अ बेटर फ्यूचर। So if you're coming here for better future, please do keep this thing in mind। इसको भी थोड़ा अपना accommodate कीजिए कि आपके पास जॉब की एक ऑप्शन होनी चाहिए। So मेरे हिसाब से ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए जो एक स्टडी परमिट की जर्नी है वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इतना पैसा लगा के किसी भी नए देश में आ रहे हैं, आप अपनी पूरी लाइफ को अपरूट करके एक नई जगह पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें और भी काफ़ी वेरिएबल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। बट इन 5 या 6 बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी एप्लीकेंट अपने स्टडी वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे यहाँ पे कनाडा आके पढ़ें, आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड द लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। एंड बहुत एंड हो गया, बट द लास्ट एंड इज, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you guys।